बढ़ते हैं जो है डॉक्टर लोहिया का पचमढ़ी का भाषण एक तरीके का नया एक वैचारिक धरातल उन्होंने सोशलिस्ट पार्टी को दिया। समाजवादी विचार को एक नई ऊंचाइयां उन्होंने प्रदान करने का काम किया। सप्त क्रांति का विचार भी दिया, जो है पिछड़ा पावे 100 में 60 का भी विचार दिया। तमाम सारी बातें हुई, लेकिन ये सब करते हुए उस समय तक कांग्रेस पार्टी का जो अनुभव आ गया था, तो इस देश में कहीं डूबते ही नहीं है, सब तरफ उनकी सत्ता थी। तो एक गैर कांग्रेसवाद की रणनीति डॉक्टर लोहिया ने दी, उसको लेकर के बहुत सारे सवाल खड़े किए जाते हैं। जबकि वो नीति सफल रही, 9 राज्यों के अंदर सरकार भी बनी, तो उस समय की गैर कांग्रेसवाद का जो रणनीति थी वो कितनी आवश्यक थी। उस समय की जो पूरी देश की परिस्थिति थी, उसके अंदर इसके अलावा कोई दूसरा एक तरीका नहीं था आगे बढ़ने का। अगर फाइनली तो वो तानाशाही में बदली कांग्रेस इंदिरा गांधी की, लेकिन उस दिशा के अंदर जा रही थी जिसमें भ्रष्टाचार भी था, जिसमें अत्याचार भी था, जिसमें महंगाई, बहुत सारे सवाल उसके थे जो 74 के अंदर उठ करके फिर सामने आए, छात्र आंदोलन के सामने आए। तो इसमें गैर कांग्रेसवाद की जो नीति है, इसको लेकर के आप क्या कहेंगे? देखिए, उस समय दुनिया में लोकतंत्र का प्रयोग विफल हो रहा था। लोकतांत्रिक सरकारें जब विफल होती थी तो वहां सैनिक तानाशाही आ जाती थी या वन पार्टी रूल हो जाता था, जैसे कीनिया में हुआ, इंडोनेशिया में हुआ, पाकिस्तान में हुआ, नेपाल में हुआ। राममनोहर लोहिया जी ने 1962 में चीनी हमले के बाद देश भर में एक उदासीनता का, एक नाराजगी का और एक अपमान का भाव था। आसाम के सरहद तक चीनी सेनाएं आ गई थी, पूरा उत्तर पूर्वी से भारत कटने की कगार पर था। खुद प्रधानमंत्री ने अलविदा का भाषण दे दिया था। ऐसे माहौल में राममनोहर लोहिया ने और देश ने यह भी देखा कि कांग्रेस को लगातार 1952 से 1962 के बीच में वोट उनका घटा है, लेकिन आधे से ज्यादा वोट कांग्रेस के खिलाफ पड़ने के बावजूद सरकारें नहीं बदलती थी और बिना सरकारों के बदले नीतियां नहीं बदलती, और गरीबी का सवाल बढ़ रहा था, बेरोजगारी का सवाल बढ़ रहा था। तो राममनोहर लोहिया ने एक वामपंथी राष्ट्रीय मोर्चा बनाने का प्रयास किया, एक नीति आधारित, कार्यक्रम आधारित एक मोर्चा बनाने का प्रस्ताव उस समय की सभी गैर कांग्रेसी पार्टियों को रखा। उसमें कम्युनिस्ट पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी थी, जनसंघ था, स्वतंत्र पार्टी थी और क्षेत्रीय पार्टियां थी। इसमें से नीति कार्यक्रम आधारित एकता के लिए खाली कम्युनिस्ट पार्टियां तैयार थी। सीपीआई, सीपीएम और संसोपा का एक मोर्चा बना। उस मोर्चे ने 1965 और 66 में कई जनहित के सवाल उठाए, जैसे महंगाई का सवाल, बेरोजगारी का सवाल। एक विद्यार्थी मार्च भी आयोजित किया 1966 में। जनसंघ इसमें कहीं नहीं थी। जनसंघ जब चुनाव हो गया तब उसके बाद कई राज्यों में, 9 राज्यों का आपने जिक्र किया, कांग्रेस में अंदरूनी फूट हुई। कांग्रेस के असंतुष्ट नेता बाहर निकले। उत्तर प्रदेश में चौधरी चरण सिंह, बिहार में महामाया प्रसाद सिंह। कई जगह क्षेत्रीय पार्टियों को बहुमत या ज्यादा सीट मिली, जैसे तमिलनाडु में डीएमके, पंजाब में अकाली दल। तो इन लोगों का एक मोर्चा बना जिसने 2 साल शासन किया। 1969 तक आते आते ये मोर्चा अंतर्विरोध ग्रस्त हो गया और राममनोहर लोहिया 1967 में ही अक्टूबर में गुजर गए। अपने मरने के पहले राममनोहर लोहिया ने नीतिगत प्रगति के लिए दबाव बनाया। किसानों बिना मुनाफा खेती बाड़ी उस पर लगे न माल गुजारी, ये समाजवादियों का 1934 से नारा था। उन्होंने कहा अब तो इसको माफ करो। लेकिन उत्तर प्रदेश में चौधरी चरण सिंह जी, बिहार में महामाया प्रसाद सिंह जी और जनसंघ आदि ने भूमि सुधार और लगान माफी के सवाल पर पैर पीछे खींचा। भाषा के सवाल पर अंग्रेजी की अनिवार्यता, अंग्रेजी में जो लड़का फेल हो रहा है बाकी सब विषयों में पास होता है, उसको पास घोषित करो। खाली बिहार में कर्पूरी ठाकुर ने साहस दिखाया, बाकी जगह ये बात नहीं मानी गई। तो राममनोहर लोहिया का गैर कांग्रेसवाद का जो प्रयोग था वो जड़ता की राजनीति, यथास्थितिवाद की राजनीति को तोड़ने के लिए था। और जो जमीन पर सच था वो यही था कि गरीबी और भ्रष्टाचार में लड़ाई हो रही थी। भ्रष्टाचार का संरक्षण उस समय की सरकारें कर रही थी और गरीब बगावत की मुद्रा में था। तो लोकतांत्रिक समाधान यही था कि गैर कांग्रेसी वोटों का बंटवारा रोका जाए और चुनाव में समझौता किया जाए। समझौता कैसा? कुछ कार्यक्रमों के आधार पर,
कि सरकार बनेगी तो हम अगले 5 साल में क्या करेंगे। उसका एक 11 सूत्री प्रोग्राम भी दिया, इसमें खेती के लिए पानी, किसान के लिए दाम, मजदूरों के लिए रोजगार, नौजवानों के लिए शिक्षा, जी उद्योगपतियों के लिए व्यवसाय के अवसर, ये अवसर, औरतों के लिए शौचालय और बिना धुएं का चूल्हा, ये सब कार्यक्रम दिए गए। और इसी कार्यक्रम के आधार पर गैर कांग्रेसवाद की रणनीति चली। लेकिन जी आज प्रचार ये किया जाता है कि जनसंघ और आरएसएस की जन्म का कारण राम मनोहर लोहिया थे। राम मनोहर लोहिया के समय में ही जनसंघ ने जितने सामंती परिवार थे उन सबको अपने साथ जोड़ने की कोशिश की, जितने यथास्थितिवादी ताकतें थी उनके साथ अपने को जोड़ने की कोशिश की। उनका और लोहिया का रिश्ता सरकारों के बनने के बाद भी कभी सहज नहीं रह पाया। लेकिन अब शोर का क्या करिएगा, शोर तो ये मचाए, चोर मचाए शोर। जी 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 प्रोफेसर साहब, मैं आगे बढ़ता हूँ। आगे किया आपने, क्योंकि महंगाई का आपने जिक्र किया, भ्रष्टाचार का जिक्र किया, तो फिर एक स्थिति ऐसी आई कि गुजरात के छात्रों ने मोरबी इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर जब मेस के चार्जेस बढ़ गए तो उसको लेकर के एक आंदोलन शुरू किया। वो आंदोलन आगे बढ़ा और इतना आगे बढ़ गया गुजरात का नवनिर्माण आंदोलन कि उसके अंदर 156 छात्र जो है छात्र शहीद हुए। वो आंदोलन बिहार में पहुंचा। बिहार के छात्रों ने जो है आंदोलन के नेतृत्व की जिम्मेदारी जेपी को संभालने के लिए कहा। आज हम जब ये चर्चा कर रहे हैं तब 50 साल हो गए हैं उस आंदोलन के। 18 मार्च को जो शुरू हुआ था जो है 74 में, वो उस आंदोलन को 50 वर्ष हो रहे हैं। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि उसके बाद में दो कांग्रेस की दोनों सरकारें चली गई, तो ये जो पूरा आंदोलन था यह तो स्वतः स्फूर्त छात्रों का आंदोलन था। जेपी ने तो इसको एक नेतृत्व देने का काम किया। उसके बाद में रेलवे की हड़ताल भी हुई, उसके बाद में जो है आपका इनका चुनाव भी रद्द हुआ और उसके बाद में इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाने का काम किया। तो क्या ऐसा आपको ये लगता है कि जो भी कुछ हो रहा था ये कुछ प्रायोजित था या उस समय की परिस्थिति का परिणाम था? और अगर इमरजेंसी के बारे में कहा जा रहा है कि अगर इमरजेंसी नहीं लगाई जाती तो ये देश टूट जाता, क्योंकि जेपी ने तो कहा था कि भाई जो है सेना और पुलिस उसका पालन ना करे, जबकि उन्होंने स्पष्ट कहा था कि असंवैधानिक निर्देशों का पालन ना करे। तो ये दोनों मुद्दों के ऊपर आपको क्या कहना है? नहीं, ये बहुत जबरदस्त तूफानी दौर था। इसमें हमको 4-5 घटनाओं को और जोड़ना पड़ेगा, बिहार आंदोलन और गुजरात आंदोलन के अलावा। 1969 में बंगाल में, जहां गैर कांग्रेसी सरकार थी जिसमें कम्युनिस्ट पार्टियों की हिस्सेदारी थी, नक्सलवाड़ी आंदोलन हुआ। नक्सलवाड़ी के समर्थकों का यह मानना था कि भारतीय कम्युनिस्ट आंदोलन संसद द्वार की दलदल में फंस गया है, गरीबों से दूर हो गया है, सत्ता का जन्म बंदूक की गली से होता है, बंदूक की नली से होता है, बैलेट बॉक्स से नहीं होगा। ये एक अंतर विरोध था जो वर्ग संघर्ष और चुनाव के बीच में था। इसी तरह से 1971 में तेलंगाना में क्षेत्रीय विषमता को लेकर के तेलंगाना नवनिर्माण आंदोलन चला और तेलंगाना राज्य आंदोलन ने पूरे आंध्र को ठप कर दिया था। इंदिरा गांधी ने समझौता किया और उनके सदस्यों को, नेताओं को अपने कैबिनेट में लिया। 1973-74 में उस समय उत्तर प्रदेश में पीएसी का विद्रोह हुआ। खुद सरकार की एक शाखा यानी प्रोविंशियल आर्म कांस्टेबलरी ने यूनिवर्सिटी में आग लगा दी। सरकार का हुक्म मानने से विद्रोह हो गया। दिल्ली में भी पुलिस का विद्रोह हुआ था। इसके साथ ही 1974 में जब गुजरात में एक नई सरकार चुनी गई जो पूंजीपतियों के चंदे की मदद से चुनाव में उतरी थी, उन्होंने मूंगफली के तेल का दाम बढ़ाया, मेस का बिल बढ़ा, घरेलू गृहिणियों का बजट गड़बड़ हुआ, तो घर की महिलाओं से लेकर के कॉलेज के विद्यार्थियों तक ने आंदोलन किया। जयप्रकाश नारायण उस समय जो परिस्थितियां थी उनको देखते हुए उन्होंने नक्सलवादी आंदोलन का उत्तर बिहार में फैलाव हो रहा था। मुजफ्फरपुर में मुसहरी में 1.5 बरस नक्सलवादियों की चुनौती का समाधान खोजने की कोशिश की और उसका एक विकल्प निकाला जो नक्सलवादियों को अपराधी मानने से इनकार करता था। इसी के साथ साथ जो पूरी अर्थव्यवस्था थी वो डामाडोल हो चुकी थी। बांग्लादेश के युद्ध के कारण भारत पर बड़ा आर्थिक बोझ आया था। पाकिस्तान बगल में टूट चुका था।
ये सारी घटनाओं को जब आप जोड़ें तब 1974 का संदर्भ स्पष्ट होता है। और 1974 में देश में जो स्थिति थी उसमें सरकार तो मजबूत थी वोट की दृष्टि से, लेकिन जमीन पर उसकी पकड़ घट रही थी। इंदिरा गांधी खुद गरीबी हटाओ से मुंह मोड़ चुकी थी, कांग्रेस में टूट हो चुकी थी और एक तरह से देश में एक अराजकता की स्थिति थी। जयप्रकाश नारायण ने उसी समय आह्वान किया अप्रैल 1974 में सिटीजन्स फॉर डेमोक्रेसी बनाने का, यूथ फॉर डेमोक्रेसी बनाने का, और आह्वान किया नागरिकों का कि देश के हालात बहुत खराब हैं, चिंताजनक परिस्थितियां हैं, आप उदासीनता न रखें, आप देश में रुचि लें, देश के सरोकारों से जुड़ें। गुजरात में जो आंदोलन हुआ उसमें विद्यार्थियों की अगुवाई में तो आंदोलन हुआ, लेकिन उसके पीछे मोरारजी देसाई, जनसंघ, समाजवादी पार्टी का भी सहयोग था। इस आंदोलन में जयप्रकाश की एक अपील के अलावा कोई जयप्रकाश जी का योगदान नहीं था। लेकिन जब बिहार में आंदोलन हुआ तो शुरू में तो विद्यार्थियों ने अपने तरीके से आंदोलन किया। जयप्रकाश जी जाते थे विश्वविद्यालयों में ये यूथ फॉर डेमोक्रेसी की बात करने, धर्म शांति सेना की बात करने, मुशर्रफ का अनुभव बताने के लिए, लेकिन उनकी बातों में कोई बहुत रुचि नौजवानों की नहीं थी। लेकिन जब गोली चल गई, कर्फ्यू लग गया, 12 जिलों में बिहार के कर्फ्यू लग गया, शूट एट साइट का ऑर्डर हो गया, तो छात्र नेताओं ने जयप्रकाश जी से निवेदन किया कि आप मार्गदर्शन करें। आप खुद ही कहते थे कि विद्यार्थियों को रुचि लेनी चाहिए, हम लोगों से कुछ भूल हुई होगी, लेकिन हमारी दिलचस्पी देश को बचाने में है, लोकतंत्र को बनाने में है। तो जयप्रकाश जी ने उनको कुछ शर्तें रखी। एक शर्त तो ये रखी कि आप पूरी तरह से अहिंसक रहेंगे, विद्यार्थी आंदोलन में तोड़फोड़ नहीं चलेगी। दूसरी शर्त क्या रखी कि आप 1 साल का समय देंगे, विद्यार्थियों के फुटकरिया आंदोलन से समाज नहीं आश्वस्त होता, समाज नहीं बदलता। एक तीसरी बात भी उन्होंने कही नियम के तौर पर कि आप विभिन्न दलों और धाराओं से जुड़े जरूर हैं, लेकिन आंदोलन में आप आंदोलन के सिपाही रहेंगे, अपने संगठन के कार्यकर्ता नहीं रहेंगे। छात्र नेताओं ने उनकी बात को माना। उसके बाद 8 अप्रैल को, यानी 18 मार्च और 8 अप्रैल 20 दिन का फासला रखा। जयप्रकाश जी जब पहला प्रदर्शन करने निकले उसमें खाली सर्वोदय के लोगों को रखा, किसी और को इजाजत नहीं थी, लेकिन सारा पटना राहत की सांस लेने लगा। और उसके बाद फिर बात आगे बढ़ी। जयप्रकाश जी लगातार मार्गदर्शन करते रहे, जिले जिले में घूमने लगे और छात्र संघर्ष समिति ने भी अपना एजेंडा बेहतर किया। उसमें पहले आर्थिक सवालों पर कोई दिलचस्पी नहीं रखी गई थी, लेकिन जब जयप्रकाश जी ने इस त्रुटि को देखा तो उनको सुझाव दिया कि आप भूमि सुधार की बात करो, आप भूमिहीन मजदूरों की मजदूरी की बात करो, आप रोजगार की बात करो, और उन्होंने उसको जोड़ा। लेकिन इंदिरा गांधी की पकड़ फिसल रही थी। इंदिरा गांधी उस समय अपना जादू खो रही थी। सरकार भी बने कई साल हो गए थे, 1971, 1974, 75, 3 साल में कोई बहुत बड़ा काम नहीं हुआ, न गरीबी हटाओ के मोर्चे पर हुआ, न बेरोजगारी और शिक्षा के मोर्चे पर हुआ। तो 4 सूत्र ऐसे निकले जिसने सबको उनके खिलाफ लामबंद कर दिया। पहला सवाल था महंगाई का, जिसमें साफ गठजोड़ था सरकार का और व्यापारियों का। वो चंदा देते थे, वो दाम बढ़ाने की इजाजत देते थे। फिर दूसरा सवाल था बेरोजगारी का। चारों तरफ गरीबी हटाओ का नारा तो था, लेकिन रोजगार निर्माण की कोई रणनीति नहीं थी। तीसरा सवाल था भ्रष्टाचार का। सरकार भ्रष्टाचार का पर्यायवाची बन गई थी, कोई काम बिना भ्रष्टाचार के होता नहीं था। और चौथा सवाल था शिक्षा का। शिक्षा बिल्कुल दिशाहीन हो गई, डिग्रियां बेकार थी, लोग डिग्रियां फाड़ते थे और कहते डिग्री नहीं रोजगार दो, और प्रतिभा पलायन हो रहा था। तो जयप्रकाश जी ने एक दिशाहीन युवा शक्ति को मार्गदर्शन दिया। ये जरूर है कि अपने राजनीतिक कारणों से उस समय कांग्रेस पार्टी का एक बड़ा हिस्सा और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जयप्रकाश जी के विरोध में थी। लेकिन जयप्रकाश जी न इंदिरा विरोधी थे न कांग्रेस विरोधी थे, क्योंकि कांग्रेस के अंदर भी जयप्रकाश जी का एक बड़ा समर्थक पक्ष था, जिसके नेता चंद्रशेखर, रामधन, कृष्णकांत, मोहन धारिया, लक्ष्मीकांत आदि थे, और वो बराबर संवाद की कोशिश कर रहे थे। जयप्रकाश जी का संवाद से भी कोई एतराज नहीं था। लेकिन जब इंदिरा गांधी जी की अपनी स्थिति डावाडोल हो गई, उनकी सदस्यता रद्द हो गई, उनकी सीट खारिज हो गई, उनका चुनाव अवैध घोषित हो गया, तब बजाय किसी
विश्वास पात्र को जगजीवन राम थे, स्वर्ण सिंह थे, चौहान थे, किसी को काम चलाओ प्रधानमंत्री बनाने का और अपना मुकदमा जीतने या नया चुनाव कराने के उन्होंने इमरजेंसी लागू की। इसका पूरा विवरण उनके सलाहकार सिद्धार्थ शंकर रे ने जस्टिस शाह कमीशन के सामने अपनी गवाही में दिया है कि क्या इंदिरा जी ने पूछा, क्या इंदिरा जी को बताया गया और कैसे इंदिरा जी ने इमरजेंसी लागू की। उसके बाद आप जानते हैं कि 19 महीने काली रात थी। इंदिरा जी ने पहले जयप्रकाश नारायण पर CIA का एजेंट होने का आरोप लगाया। फिर इधर अमेरिका की मदद 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना बढ़ गई। अमेरिकी सरकार पूरी तरह से इंदिरा गांधी के साथ खड़ी हो गई। तब CIA की बात खत्म हो गई तो कहा सेना को भड़काते थे। जयप्रकाश नारायण ने जो कहा उसका जस्टिस छागला जो न्यायमूर्ति थे, बम्बई हाईकोर्ट के उच्च न्यायाधीश थे, नेहरू की सरकार और इंदिरा की सरकार के मंत्री रह चुके थे, उन्होंने कहा कि इससे बड़ा गलत चार्ज तो हो ही नहीं सकता। जयप्रकाश नारायण ने सिर्फ ये कहा था कि गलत आदेशों को मत मानना। और क्यों कहा था? क्योंकि उस समय कई राज्यों में, खासतौर पर बंगाल में सिद्धार्थ शंकर रे ने और हरियाणा में बंसीलाल ने संविधान की धज्जियां उड़ा दी थी, तानाशाही का एक नया रूप बना दिया था। और खुद इंदिरा गांधी ने नागरवाला केस में फोन पर 64 लाख रुपया किसी अपने एक कार्यकर्ता को दिलवाने का काम किया था। तो परिस्थितियां चिंताजनक थी, लेकिन जी प्रोफेसर ऐसा साहब, नहीं था कि इंदिरा गांधी अभी के पास समाधान था। इंदिरा गांधी के पास समाधान नहीं था, समाधान जयप्रकाश के पास था। जी ऐसे में प्रोफेसर साहब समय पूरा हुआ है। हम इससे आगे आपसे बातचीत हम लोग करेंगे कि जो है कैसे आगे जो पूरा आंदोलन चला और जो जेपी ने जो जनता पार्टी का गठन किया, इसको हम लोग लेकर के अगले चरण में आपसे पूरी बातचीत करेंगे, क्योंकि 90 साल को केवल पूरा करना मुश्किल होगा। तो अभी हमने एक तरीके से 1934 से लेकर के 1977 तक हम पहुंचे हैं, सरकार अभी बनी नहीं है। अगली चरण के अंदर जब आपसे बातचीत करेंगे तो जनता पार्टी के गठन से लेके और फिर आज तक के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे, पूरे 90 साल का लेखा जोखा और आगे कैसे हम क्या कर सकते हैं, समाजवादी उनके लिए क्या मार्गदर्शन